हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी में अच्छे से कर रहे हो और डेली मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि कुछ कितना भी पढ़ लीजिए, आप नया कंटेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ गए? प्लीज जितना हो सके आप बार बार रिवीजन करिए। तो आपको पता है, जैसे कि हम लोग एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया था? क्या लिखा है? पाटलिपुत्र के मतलब पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस मतलब शासक को पराजित किया था? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कितने महाजनपद होते हैं? 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, 16 जनपद में पहले हशीन मशूक हर्यक वंश, दूसरे बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद आता है मौर्य वंश। ठीक है, तो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तरह से किसको हराया? तो हर्यक वंश का सबसे फेमस राजा कौन था? पहला था बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा था उदयन। उदयन सॉरी अजात शत्रु का बेटा कौन था? उदयन। ठीक है, अजात शत्रु के समय पहले बौद्ध संस्कृति किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय हुई थी। इसके बाद उदयन उदयन क्या करता है? मतलब जो कैपिटल ट्रांसफर है, मतलब पाटलिपुत्र राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लेके आता है? तो वो उदयन लेके आता है। ठीक है, और इसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि जो बिंबिसार रहते हैं उनके उनके उसमें जो जीवक रहते हैं उनको किसकी हेल्प के लिए भेजते हैं? उज्जैन के राजा। जब आप मुझे उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती थी। ठीक है, ये चीजें मैंने कल आपको पढ़ा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को हराया था? तो किसको? जैसे अब हर्यक वंश है, इसके बाद आता है कालाशोक। सिंह वंश में सिर्फ एक ही रहता है सबसे। कालाशोक के समय क्या होता है? दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय होती है? तो वो होती है कालाशोक के समय। इसके बाद आता है वो नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन होता है? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद होता है। कौन? महापद्मानंद। ये मैंने कल लिखवाया है। ठीक है, और लास्ट रूलर कौन होता है? धनानंद। कौन होता है? धनानंद। धनानंद को ही डिफीट कौन करते हैं? मतलब हराते कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर उनको हराकर किसकी स्थापना करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराते हैं लास्ट में? लास्ट रूलर कौन रहता है? धनानंद। धनानंद ये कौन से वंश का रहते हैं? कौन से वंश का रहता है? नंद वंश। नंद वंश। इसको डिफीट किसने किया? हराया कौन? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसकी हेल्प से? इनकी हेल्प कौन करता है? किसकी हेल्प से हराते हैं? तो हेल्प से किसकी हेल्प से हराते हैं? तो ये हराते हैं, आपको पता है उनका नाम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। विष्णुगुप्त, उन्हीं को कौटिल्य और एक बार एक चाणक्य भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी बुक क्या नाम है? बुक का नाम है, इनकी बुक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र। क्या होता है कि जो धनानंद ना वो बहुत क्रूर शासक था। तो उसी के उसमें मतलब शासन काल मतलब एक तरह से उसमें मतलब जो भी राज्य है उसमें ना ये कहते कौटिल्य रहते हैं। कौटिल्य ब्राह्मण जात के थे, तो वो ना उनको बहुत हायर्स करता है, मतलब उनको एक तरह से उनको बहुत गरियाता सब है, और गरिया के ना भगा देता है। तब वो ना अपना ऐसे बाल वाल खोल देते और बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तेरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। अरे एक सीरियल आता है चंद्रगुप्त मौर्य, आप उस सीरियल को अगर पूरा देखिए तो ये सब चीजें उसमें दिखाती है। तो फिर और फिर वो ना ये जो शूद्र, जबकि ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ये शूद्र का मतलब बेटा रहता है। फिर इसको ये मतलब अच्छे से सारी शिक्षा उक्षा देते हैं और इसको एक तैयार करते हैं। तो वो और चंद्रगुप्त के समय ही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसके समय में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसके समय विदेशी आक्रमण हुआ था, किसने किया था? तो विदेशी अलेक्जेंडर ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने
अलेक्जेंडर ने नहीं किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, इसके बाद उसका अलेक्जेंडर करता है, अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर और ये आता है, जब घुसता है तो मतलब झेलम नदी के किनारे नहीं घुस पाता, तो एक राजा तो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और एक राजा जो पोरस, आपने सुना हो, पोरस के राजा ने उसके साथ युद्ध किया था, फिर वो हार जाते हैं, पर उसकी जो इसकी मतलब इसकी जो पत्नी थी वो उसके राखी बांधते थे, तो भाई बन जाते हैं, तो फिर उसको उसका राज्यपाट लौटा के और वो झेलम नदी को पार नहीं करने देते, मतलब ऐसा कि वहां तक आते हैं तो उसकी ना मतलब एक तरह से जो भी सेना होती बहुत थक जाती है। ठीक है, तो उसको ना एक उसकी तरफ से जो राजा थे, राजा की तरफ से वो एक अफवाह फैला दी कि अगर ये इस नदी को पार किए तो यहाँ लोग मर जाएंगे, ऐसा करके कुछ मतलब कुछ ऐसी बीमारी भी वहां फैला दी है कि कुछ लोग उसमें मर गए, तो उनको सही लगा कि अगर हम इसको पार करते तो सच में मर जाए, वहीं से ये लोग लौट जाते हैं। पर जो ये अलेक्जेंडर जो सेल्यूकस निकेटर रहता है वो उसका सेनापति रहता है, मतलब थल सेना का सेनापति रहता है, और तो फिर ये अटैक करता है, इसको लगता है कि उसमें भारत में मतलब समय किसका होगा, धनानंद का, परंतु धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ऑलरेडी हरा चुका रहता है। तो फिर जो इसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर होता है, सेल्यूकस निकेटर निकेटर जो ये अटैक करता है, तो इस समय किसका मतलब इसमें यहाँ पास किसका शासन आ गया, तो यहाँ पास आ जाता है मतलब उसका चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्ता का शासन आ गया। ठीक है, चंद्रगुप्ता का था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरा देते हैं, और इसी की बेटी का क्या नाम रहता है, हेलेना, क्या नाम रहता है, हेलेना, इससे मैरिज कर लेते हैं। तो पहले ऐसा रहता था कि हरा दिए, उसकी बेटी होती से शादी कर ले, इसके बाद सब मिल पट गए, सब मतलब सब ऐसे मिला पटा हो जाता था। ठीक है, उसकी बेटी से, तो इसी की बेटी जैसे अभी वो तो थे ऐसे कि ये आर्यन, ये सब दूसरे देश के थे, तो उसकी भाषा उसकी बेटी को नहीं समझ में आती, तो फिर उसकी बेटी को समझाने के लिए है, उसकी हेल्प करने के लिए एक वो अपना एक शासक छोड़ देता है, उसका नाम रहता है, उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है इंडिका। पुस्तक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज। कौन रहता है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इसकी बुक का नाम क्या है, इंडिका। ठीक, इसकी बुक का क्या नाम है, इंडिका। पर फिर ये अपनी बुक इंडिका में, जो ये अपनी बुक है इंडिका में, ये लिखता है कि जो मतलब मौर्यों का जो शासन था, मौर्यों का शासनकाल कितने भाग में बटा था, तो वो बताते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग मौर्य का शासन था मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग मौर्य वंश कितने भागों में बटा था, 7। कितने में, 7 भागों में बटा रहता है, 7 पार्ट। फर्स्ट होता है, फर्स्ट कौन रहता है, 7 मतलब वर्णों में पहला दार्शनिक, फर्स्ट कौन से रहता है, दार्शनिक। दूसरा रहता है मतलब कृषि या फिर किसान बोल सकते हैं, किसान रहता है। तीसरा रहता है चरवाहे, शिकारी, मतलब वर्ण अलग। एक तरफ से जो मौर्य का शासन था, उस शासन में कितने प्रकार के लोग रहते, कौन कौन से लोग थे, जबकि ये गलत है, ये मतलब इसका कोई सत्यता नहीं पाई गई है। चरवाहे, इसी को शिकारी भी बोलते हैं। ठीक है, और चौथा बोलता है कि कारीगर, चौथा कारीगर, और शिल्पी, इसी को बोलते हैं शिल्पी, एक तरह से जो मतलब कारीगरी सारी चीजें बनाने वाला, उसको शिल्पी बोलते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है सैनिक। अरे ये फिर से गया, सैनिक। और सैनिक के अलावा सैनिक को ही योद्धा भी बोला जाता है, मतलब एक एक पूरा इनका वो रहता था। एक जो देख रेख के लिए निरीक्षक, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं पर्यवेक्षक, उसी को बोला जाता है पर्यवेक्षक। और एक 7वां रहता है, उसको बोला जाता है सभा, मतलब जो ये सभा में सारे सभा सदन या पार्षद बोलते हैं। पार्षद, परंतु ये गलत रहता है, क्यों, क्योंकि जो पुराणों में के अनुसार जो मतलब जो यहाँ का व्यक्तित्व है वो सिर्फ 4 लोगों से है, ब्राह्मण, शिव ब्राह्मण नहीं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, पुराणों के अनुसार। पर ये रॉन्ग रहता है, कोई प्रूफ नहीं रहता, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। क्यों, क्योंकि पुराणों के अनुसार के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 है, कौन कौन से,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये सिर्फ इतना टाइप का रहता है। ठीक, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहता है। ठीक है, तो ये फिर इस तो क्वेश्चन क्या पूछा था। अब आते हैं क्वेश्चन में। और एक चीज और जान लीजिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो पुराणों में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य जो है मूरा का पुत्र था। मूरा कौन था, एक दैत्य था, उसका पुत्र था, मतलब थोड़ा सा क्रूर शासक था। और जो जिन्होंने भी जो विशाख दत्त है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, मुद्रा। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार क्या बताया कि ये कुल ही नासे का विलोक था, मतलब एक किसी कुल को पूरा नष्ट कर देना, ये उसका पुत्र है। कुल ही नासी एक तरह से उसको बोलते कि उसका पुत्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित किया। अभी मैंने बताया ना, धनानंद। किसको पराजित किया, धनानंद को। ठीक, धनानंद, ये कौन, नंद वंश का शासक था। ठीक है, बहुत क्रूर था, और मतलब ऐसे ब्राह्मण और इन सब लोगों से बहुत चिढ़ता था। ठीक है, जैसे ये देखो, चंद्रगुप्त ने घरानंद को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस विजय में चाणक्य, कौटिल्य की महत्वपूर्ण भूमिका। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत और शासक था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने बाद में लगभग 305 से पराजित किया। पाटलिपुत्र के युद्ध में नहीं, बल्कि पाटलिपुत्र का युद्ध वही, मतलब एक तरह से उसके शासन में अगर मतलब अपना खुद का अस्तित्व बनाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं पाटलिपुत्र का युद्ध। और श्रीलंका का शासन। और इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने अभी बताया था ना, क्या बोलते हैं, राजधानी, ये पूछता है कि जो कैपिटल है, कैपिटल राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने चेंज किया था, तो ये किया था उदयन ने। उदयन किसका बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक, अब कोई इसमें दिक्कत, चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है। क्या पूछा है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है। तो हम्पी कहाँ है, ये तो है कर्नाटक में। आंसर तो इसका होगा कर्नाटक। अब हम जानते हैं, मैंने आपको विजयनगर के बारे में 3 दिन से डेली क्वेश्चन, और विजयनगर के बारे में मैं डेली आपको पढ़ाती हूँ। तो फिर से हम एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। विजयनगर, विजयनगर क्या होता है, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर ये कब स्टैब्लिश होता है, स्टैब्लिश कब हुआ, स्टैब्लिश हुआ 1336 एडी में। कब होता है, 1336 एडी में। ठीक है, कब होता है, 1336 एडी में। कौन करते हैं, फाउंडर कौन रहते हैं, इसके फाउंडर कौन रहते हैं, हरिहर बुक्का। कौन, हरिहर प्लस बुक्का। हरिहर बुक्का कौन रहते हैं, हरिहर बुक्का इसके फाउंडर रहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया 1336 में। और इसकी कैपिटल क्या रहती है, हम्पी। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। कौन सी नदी, इसके ये भी पूछते कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे। अब इसमें तो विजयनगर, और इसमें 4 शासक हुए। कौन कौन से इसमें, तो जो विजयनगर की स्थापना, तो इसमें कितने वंशों ने शासन किया, तो इसमें 4 वंशों ने शासन किया। कितने लोगों ने किया, 4 वंशों ने शासन किया। 4 शासन वंश। फर्स्ट फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है संगम वंश, जिसके ये हरिहर और बुक्का थे। संगम वंश। दूसरा कौन है, सुलू वंश। फिर है तुलु वंश, सुलू वंश। तीसरा है तुलु वंश, तुलु वंश। चौथा है अरविंद वंश। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी जब तालीकोटा का युद्ध हो जाता है ना, तो एक तरह से खत्म होने वाली कगार से, नहीं होता कोई चीज, अगर कोई अच्छा रहे, उसको कुछ हो जाता है, तो वो इंसान लगड़ा लगड़ा कुछ दिन जीता है, बस उसी तरह वाला। तो एक रहता है अरविंद वंश। इसके फाउंडर कौन थे, हरिहर बुक्का। कौन थे, हरिहर बुक्का इसी के थे। और सुलु वंश के तो हो गए सुलुम नरसिम्हा, सुलु नरसिम्हा। ठीक है, तुलु वंश। अब इसके सबसे फेमस राजा कौन रहते हैं, कृष्णदेव राय। कौन रहते हैं, कृष्णदेव राय। कृष्ण देव
राय। फेमस राजा कौन थे? कृष्ण देव राय। इन्होंने मतलब कृष्ण देव राय, अब मैं बताती हूँ। और अरविंदो तो मतलब एक तरह से ये पतन के समय में इनका रहता है, पतन, इस समय पतन की कगार पे था, ठीक है। अब मैं तो थोड़ी बता देती हूँ। कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय कौन थे? कृष्ण देव रॉय कौन थे? कृष्ण देव रॉय। ये कौन से वंश के थे? तो ये इनका वंश कौन था? तुलु वंश, तुलु वंश, ठीक है। कौन से वंश के थे? तो ये थे तुलु वंश के, ठीक है। इसके एक से एक चिकन और याद रखना, ये जो तुलु वंश के संस्थापक कौन रहते थे? ये कृष्ण देव राय ने रहते थे। फेमस राजा कौन रहते हैं? तो फेमस राजा रहते हैं मतलब कृष्णदेव, सुलुवन नरसिम्हन। अरे यार, सुलु नरसिम्हन, ठीक। इसके जो फाउंडर रहते हैं तुलु वंश के, तो वो रहते हैं वीर नरसिंह, वीर नरसिंह रहते हैं। और इसी में फेमस कौन रहते हैं? फेमस कौन रहते हैं? तो कृष्णदेव राय, तुलु वंश में फेमस, ठीक है। फेमस कौन रहते हैं? कृष्णदेव राय। ये मतलब इनके शासनकाल में जो तेलुगु और संस्कृत का जो मतलब पश्चिम दक्षिण भारत में तो तेलुगु साहित्य और मतलब संस्कृत, इन सबको बहुत अच्छा से अच्छा बढ़ावा मिला, बहुत अच्छे से ये ज्यादा और मोटिवेशन। इनके समय में दो फेमस मंदिर, मंदिर कौन से? एक विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है। एक तो है विट्ठल, विट्ठल मंदिर, और एक रहता है, दूसरा रहता है ये विरूपाक्ष। ये किससे रिलेटेड है? भगवान शिव से। पार्वती, भगवान शिव और पार्वती से इनका संबंध है, ठीक है। अब इसके जो पतन का मतलब एक तरह से इसके पतन का कारण क्या रहता है? पतन का कारण एक साइड जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमद, बिदर, विजय, ये सब मिलके ना विजयनगर पर अटैक कर देते हैं। इसी को हम तालीकोटा का या राक्षस तागड़ी का युद्ध, तालीकोटा, तालीकोटा युद्ध, ये कब होता है? ये याद रखना, 1565 में। कब होता है? इसी को क्या बोलते हैं? राक्षस तागड़ी का युद्ध, इसी को बोलते हैं राक्षस तागड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। और एक साइड रहता है विजयनगर प्लस मतलब ये जो मतलब जैसे बहमनी साम्राज्य जो टूटता है तो कौन कौन से, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमद, बिदार, तो इन सब में टूटता है, तो यही सारे मिलके एक साइड अटैक करते। कौन कौन से? इसको आप शॉर्ट में लिखा दे रहे, बीजा, गोलकुंडा, अहमद और बिदर, ठीक। बाकी फेमस कृष्णदेव राय याद रखना। फेमस ये कौन से? तुलु वंश के संस्थापक थे। राक्षसताड़ी के कब हुआ था? 1565 में हुआ। इसे राक्षसताड़ी का युद्ध भी कहते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। किन्होंने बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के विघटन। अभी मैं जस्ट मैंने बताया ना, वो विदर्भ कितने में? पांच भागों में टूटता है। कौन कौन सा? बिदर, मतलब बिरार, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है। कितने भागों में बांटता है? ये टूटता तो है कितने भागों में? 5 भागों में। कितने में? 5 भागों में। कौन कौन सा? अगले में बता देती हूँ। जैसे कुछ मान लीजिए, चलो ये पहले बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कौन से ये बहमनी साम्राज्य टूटता है? निजाम शाही, आहिल शाही, कुतुब शाही, बदिर शाही और अहमद शाही, इन 5 स्वतंत्र राजाओं का उदय हुआ। बहमनी साम्राज्य
1347 से 1527 ईस्वी तक राजधानी गलबर्गा, बाद में बिदर हुई। अब ये बाद में ये भी पूछता है कि जो बिदर मतलब गलबर्गा से जो गुलबर्ग से बिदर मतलब कैपिटल ट्रांसफर करने वाले कौन थे, तो वो थे अहमद विल शाह। कौन थे? अहमद वालिद शाह। कौन थे? अहमद वालिद शाह। ठीक है। और निजाम शाही, अहमदनगर, बिलान, बीजापुर आदि राज्य बने। ठीक है। अब मैं पहले ये बताती हूँ कि जैसे इनके फाउंडर मतलब कौन कौन से, जैसे कितने भागों में टूटता है, ये 5 उसमें टूटा। कौन कौन सा? एक है बिरार, विरार, फिर है बिदर, गोलकुंडा, सॉरी गोलकुंडा और अहमदनगर, बीजापुर। ठीक। अब ये क्वेश्चन ये भी रहता है जिससे इसके संस्थापक मतलब जब ये टूटते हैं तो इनमें किसका शासन रहता है, तो बिरार में इमाद शाही का, इमाद शाही, और बिदर में किसका रहता है, तो बिदर में बरीद शाही का, बरीद शाही। गोलकुंडा में किसका शासन रहता है, गोलकुंडा में हुमायूं के, मल्लिकार्जुन के, दो मतलब एक तरह से कुतुब शाही का, किसका, कुतुब शाही। चार मीनार इसी ने बनवाया था। अहमदनगर में निजाम का, और बीजापुर में किसका रहता है, आदिल शाही का। ये याद रखना, ये पूछता है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसे एवं लिखवा रही हूँ। ठीक है। कुतुब शाही में चार मीनार कौन बनवाता है, चार मीनार कौन बनवाते, चार मीनार इन्होंने ही बनवाई थी। ठीक। और कुछ चीजें इसमें, और मैंने बताया गुलबर्ग से विदर्भ मतलब अहमद वालिद शाह, ये भी लिखवा दी थी। चलो सॉरी, कैपिटल ट्रांसफर किसने किया था, कहां से, गुलबर्ग से विदर्भ। ठीक। कौन करता है ट्रांसफर, कौन करता है, तो उनका नाम रहता है अहमद वालिद शाह। कौन रहता है, अहमद वालिद शाह। आपको पता है, देखो पहले के एसएससी में था कि आपको बहुत, अब पहले के पेपर में सिर्फ यही पूछा था विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ज्यादा पूछा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। ठीक। और अब से जैसे मैं आपको बता दूं, तो ये जैसे विदर्भ के संस्थापक, विदर्भ में किसका शासन था ये पूछेगा। गुलमर्ग से विदर्भ की राजधानी किसने, ये इतना जानो कि जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए चीजें अब ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, चलो। बाजीराव प्रथम या बाजीराव भल्लाल के पुत्र थे, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल, मतलब एक तरह से बाजीराव भल्लाल के पुत्र कौन थे, बाजीराव भल्लाल के पुत्र कौन थे, बाजीराव फर्स्ट कौन थे, बाजीराव पेशवा बालाजी विश्वनाथ। कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन रहते हैं, इनके बेटे कौन रहते हैं, इनके बेटे होते हैं बालाजी द्वितीय, मतलब क्या बोलते हैं, इनका बेटा कौन होता है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। ठीक है। और बाजीराव, सॉरी उल्टा सॉरी ठीक वो तो बालाजी जो उल्टा मैं बोल दी, जो रघुनाथ राव रहते हैं इनका बेटा कौन रहता है, तो रघुनाथ राव को बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। इनका बेटा कौन रहता है, बाजीराव द्वितीय। इनका बेटा कौन था, बाजीराव द्वितीय। ठीक है। जो ये मूवी जो बाजीराव मस्तानी हम लोग मूवी देखे तो ये इन पे बनी है, पेशवा मतलब बालाजी विश्वनाथ पे बनी है। वो जो छत्रसाल की बुंदेला राजा की, जो बुंदेला राजा होते छत्रसाल, उनको मतलब मुगलों से बचाते हैं, और तो फिर उन्हीं की बेटी से ऐसा जो भी है, बाकी टीवी में आपने देखा ही होगा।
ठीक है। और जो एडॉप्टेड सन होते हैं, मतलब इनके जो एडॉप्टेड सन होते हैं, जो ये 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें जो इनके एडॉप्टेड सन थे, एडॉप्टेड सन, कौन रहता है एडॉप्टेड सन? नाना साहब, नाना साहब ये रूल करते हैं, इसको मतलब रेगुलेट करते हैं 1857, किसको? 1857 की क्रांति को, ठीक। और इसमें क्या, ये किस चीज के लिए, मतलब ये कौन से युद्ध थे जो आपने पता, मराठा किस युद्ध के लिए फेमस थे, मतलब कौन सी युद्ध पद्धति के लिए? तो गोरिल्ला, कौन सी? गोरिल्ला के लिए ये बहुत फेमस थे। मतलब ये गोरिल्ला, मतलब ये एक तरह से बैठे रहते, छिपे रहते थे, छिप के वार करते थे, समझ रहे हो ना, ये छिप के वार करते थे, उसके लिए गोरिल्ला युद्ध के लिए फेमस रहते थे। आपने अगर वो छावा मूवी देखी होगी जो संभाजी महाराज पे बनी है, उसमें ये बहुत दिखाता है, समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? मैंने अभी आपको बताया था सूची कितने टाइप की होती है, मतलब कौन से आर्टिकल में है? शेड्यूल 7 है, अनुसूची नंबर 7 कितनी है? 3 है, 3 है। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची, संवर्ती, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 है। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे, एक सेकंड, चलो मैं इसको आगे आगे बता देती हूँ। देखो क्या सूची कितनी है? कौन कौन सी? संघ, राज्य, संवर्ती, ठीक। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ, राज्य, संवर्ती। अब संघ में कितने विषय थे? पहले तो 97 थे, पहले 97 थे और अभी 100 है, ठीक। इसमें राज्य में पहले 66 थे, अभी 59 है। इसमें पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 है। तो और कितने विषय संवर्ती सूची से निकाल के, संघ सूची से निकाल के संवर्ती सूची में डाला गया था? नहीं सॉरी, राज्य सूची से निकाल के संवर्ती सूची में डाला था 5 विषय, 5 विषय को डाला गया था। कब? मतलब कौन कौन से? तो वो तो मापतौल, शिक्षा, वन, वन्यजीव, मापतौल, और एक था मतलब ये तलाक वगैरह वाला, मतलब प्रशासन, वो एक तरह से बोलते हैं, न्याय प्रशासन, सॉरी, शासन, ठीक। इसमें डाला गया था, ये इतना इसमें डाला गया था, ठीक। और जैसे संघ सूची, राज्य सूची, इस संवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये मैंने आपको लिखवा चुका है। अब इसमें टोटल 100 विषय है, तो 100 विषय के अंतर्गत कौन कौन आता है? 100 विषय के अंतर्गत तो जैसे मतलब आर्मी है, नेवी है, ये सारी चीजें हो गई, आर्मी हो गई, एटॉमिक एनर्जी वाला हो गया, सिटीजनशिप हो गया, और रेलवे हो गया, मतलब एक तरह से जो बहुत बड़े स्तर में, जो पूरे केंद्र के, जो मतलब पूरे केंद्र के काम में आएगा, तो वो उसका संबंध किससे होगा? तो वो उसका संबंध होगा संघ सूची से, मतलब केंद्र से उसका संबंध होगा। जो राज्य में जैसे हेल्थ, लाइब्रेरी, इन सब का संबंध राज्य से होगा। संबंधित जो दोनों में, जैसे अब शिक्षा में कोई भी मतलब कानून बना सकता है, राज्य के लिए अगर सुटेबल रखा राज्य कर सकता है, और केंद्र के लिए है तो केंद्र बना सकता है। वन के दोनों को रक्षा करना है, वन्य जीव की, ठीक है। मापतौल, जैसे जो भी मापतौल की पद्धति, उसमें न्याय प्रशासन है, उसमें दोनों को देखना है, समझ रहे हो, तो इसमें दोनों को देखना है, वही पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक व्यवस्था, वन और मापतौल के मानकों की व्यवस्था, यही है, बी नंबर। कौन है? बी नंबर। अभी मैंने बताया था राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? कौन बताता है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
वो कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि आपको कोई न्याय बनाना पड़ेगा और वो मतलब लोगों के हितों के लिए बनाओगे ये सब चीजों के लिए, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल बना है? आप तो पहले ये बताओ, ये पहली बात तो भारत के संविधान का कौन सा राज्य के नीति निर्देशक थे, ये क्या है? डीपीएसपी। ये क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी पार्ट भाग 4 36 से 51, ठीक। 36 से ये लिखा भी है, नीति सिद्धांत स्टेट पॉलिसी संविधान भाग 4 के 36 से 51 दिए गए हैं। 37 कहता है कि ये सिद्धांत राज्य के शासन के मौलिक हैं। मतलब 37 क्या कहता है कि मतलब सॉरी, पहले तो 36 जानेंगे। 36 ये कहता है कि जो राज्य की परिभाषा लिखी है, राज्य की परिभाषा 36 क्या है, इसको हम कहाँ से लिए ये भी याद रखना। इसको हम लिए आयरलैंड से। कहाँ से लिए हमने? इसको आयरलैंड से लिया है। तो 36 ये बताता है राज्य की परिभाषा को, 36 से बताता है। 37 क्या बताता है? डीपीएसपी की परिभाषा को बताता है। और आगे मैंने लिखा है इसको, देखो 36 परिभाषा, इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 2 में दिया गया, मतलब भारत दैट इज मतलब यूनियन दैट इज सेल्फ भारत, वो वाला है, ठीक है। नीति निर्देश, अगर नीति निर्देश एक तरह से राज्य का राज्य के जवाबदेही है। मतलब अगर डीपीएसपी राज्य आपके लिए कोई काम नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कोर्ट में इसका, तो इसका ये न्याय में प्रवर्तनीय नहीं है। एक तरह से डीपीएसपी ये है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो राज्यों को, हमारा राज्य बटे, तो ये कि जब हमारा मतलब वो राज्य मतलब एक बेसिक आपूर्ति पूरी कर लेगा, जैसे लोगों के लिए खाने के लिए खाना उपलब्ध करवा देगा, ऐसे सारे, तो एक तरह से राज्य की ये उसका मौलिक अधिकार है, राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के हित के लिए, जो ये नीति निर्देशक लोगों के हित के लिए राज्य करेगा, समझ रहे हो ना। और इसके लिए आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसा नहीं है, तो ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, ये न्यायालय व प्रवर्तनीय नहीं है परंतु शासन संचालन के मूलभूत है। 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करेगा, मतलब राज्य एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करेगा जो लोगों के हित के लिए हो, ठीक है। 39 राज्य के नीति के सिद्धांत, सभी नागरिकों को आजीविका के लिए मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है, और समान संसाधनों के लिए समान वितरण, मतलब वितरण तथा बच्चों के श्रम को और सुरक्षा की सुनिश्चित करना, मतलब राज्य जो है ऐसी ही सुरक्षा करेगा कि कहीं भी उस श्रम में बच्चे तो इन्वॉल्व नहीं है, प्लस अगर महिलाएं कर रही हैं तो उन महिलाओं के जो अधिकार है उनसे उसे उसका वो देगा, प्लस महिलाओं और पुरुषों को समान जो कार्य है, जैसे हम ऐसा नहीं है कि एक मतलब एक फैक्ट्री में मेल और फीमेल करे तो मेल को 500 मिलेगा और सेम काम कर रहे हैं, और फीमेल को 400 मिलेगा, ऐसा नहीं करेगा, या फिर फीमेल को 500 मिलेगा या फिर मेल्स को, ऐसा नहीं मिलेगा। जो समान कार्य के समान वेतन, मतलब उनका इक्वल चार्ज होगा, मतलब इक्वल पैसे मिलेगा, ठीक है। इसी में आर्टिकल नंबर 13 अमेंडमेंट और ये आता है, और जो मतलब क्या बोल रही थी मैं, अरे कुछ बोल रही थी, दिमाग से निकल गया, छोड़ो। हाँ, तो 39 निःशुल्क जो कानूनी सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता है, जैसे आपके ऊपर कोई केस है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपको एक वकील प्रोवाइड करवाती है आपके केस लड़ने के लिए, ठीक है। आपको केस के लिए वो गवर्नमेंट आपको देगी, वो ये हमारा मतलब ये आपका अधिकार है और आप इसे मांग सकते हो, गवर्नमेंट ये आपको देगी, समझ रहे हो ना। तो ये है, और जैसे चूंकि पूरी समानता असंभव है, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हाँ, तो और जैसे और वही निःशुल्क कानून सहायता 41 में लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। 41 काम शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, जैसे हमारा अधिकार है, हम राज्य से ये बोलेंगे कि आप हमें काम दो और ये शिक्षा दो, ये राज्य का अधिकार है लोगों के लिए, तो ये करना पड़ेगा उसको, ठीक है। 41 काम शिक्षा और लोक सहायता से वही 92 कार्य दशा एवं प्रसूति सहायता, जैसे जो प्रसूति, कौन सी प्रसूति हेल्प के लिए, तो प्रसूति सहायता के लिए कौन सा है, आर्टिकल नंबर 42 है, ठीक है। उचित कार्य के लिए उचित वेतन, समान कार्य समान वेतन, ठीक है। उचित कार्य परिस्थिति और मातृत्व की सहायता। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब ऐसी मजदूरी मिलेगी जिससे हमारा जीवन यापन, ऐसा थोड़ी है कि अब आज की महंगाई है कि 1 लीटर तेल आपको मिलता है 250 रुपए में, ठीक है, और आपको सिर्फ आप काम करने जाते तो वहाँ 50 रुपए, तो ऐसे में आपका जीवन निर्वाह थोड़ी होगा, तो सरकार आपको इतना पैसा देगी कि आपको उस पैसे से जीवन निर्वाह हो सके, ये राज्य के कर्तव्य है, ठीक है। ऐसे ही 43 में उद्योग एवं प्रबंधनों के, मतलब राज्य उद्योग लगाएगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन,
ठीक है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल, अभी यूनिफॉर्म सिविल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला, वो है आसाम। और बाकी आज तक में इंडिया ने 3 लोगों में 3 ने अपना चुका है, कौन कौन सा, उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा आसाम। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट है वही आसाम। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 नंबर में। 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो वही है कि कैसे भी कंडीशन उनकी टीका टीका होना चाहिए, उनको खाने पीने की सारी चीजें मिलनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है और ये मिलता भी है। 46 अनुसूचित जाति जो एसटी है, एससी है, उनके दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ाना एवं सामाजिक अन्याय से उन्हें वजह से जी पहले जैसे थोड़ी सी ये ऊंची एसटी है कि एससी है तो जो उनको ओबीसी मतलब ओबीसी कहते हैं जनरल वाले रहते थे तो बहुत ज्यादा ब्राह्मण मतलब बहुत ज्यादा चीजें बहुत उल्टी सीधी उनके साथ, अब तो नहीं होता फिर भी ठीक है, कहीं कहीं अभी भी होता है। तो वही कि इन सब चीजों से रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है, हम मतलब जो एसटी एससी होती है। और जैसे पोषण स्तर एवं लोक व्यवस्था 47 में लोगों के मतलब स्वास्थ्य के लिए सारी चीजें का प्रबंधन करना। 47 में 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। 48 में पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करना है। 49 में है महत्वपूर्ण स्मारक जैसे अब इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये हमारे बहुत पुरातात्विक चीजें हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, समझ रहे हो, ये हमारा कर्तव्य है और राज्य का ये कर्तव्य है। अगर जैसे हमारे जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे फेमस भीम बैटिका, तो ये एमपी का मतलब जो मध्य प्रदेश शासन है उसका कर्तव्य है कि भीम बैटिका जो गुफा है ये बहुत पुरानी है तो उसकी आप सुरक्षा करो, संरक्षित करो, रखो, समझ रहे हो, ये उसका कर्तव्य है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, आर्टिकल नंबर 50 याद रखना। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका जो उनका कार्य है उनको पृथककरण। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की सहायता क्या है 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 ए में फिर रवायती मौलिक कर्तव्य आता है, मतलब जो हमारे एक आम इंसान के मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्रगान के का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, जो हमारी पुरातात्विक चीजें हैं उनकी सुरक्षा करना, मतलब ये सब चीजों के ये हमारी एक तरफ से कर्तव्य है। अपने देश के जो महान मतलब जो पूर्वज मतलब ऐसे कि स्वतंत्रता सेनानी उनका सम्मान करना, ये सब चीजें एक आम नागरिक का कर्तव्य है। तो वही सब चीजें ये किसमें आर्टिकल 51 है। अगर शायद कल की पीडीएफ में ये क्वेश्चन में डालूंगी तो फिर कल वहां पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के मौलिक है और कानून बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये कौन बताता है, ये बताता है आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, तो कौन बताता है आर्टिकल 37, कौन बताता है आर्टिकल 36, ठीक है, 37, 40, ये देखो ये है जस्टिसेबल, ठीक है, ये हो गया मतलब सॉरी क्या बोलते हैं हम 40 में क्या था, ग्राम पंचायत, क्या था ग्राम पंचायत, अरे ग्राम पंचायत। और 46 में क्या था 44 में था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्वेश्चन क्या था सिद्धांत के लिए समान एवं मौलिक अधिकारों की सिद्धांतों को लागू करना एवं राज्य का कर्तव्य, तो आर्टिकल नंबर 36 क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 37 क्या आएगा, आर्टिकल नंबर 37। यह स्पष्ट किया कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के शासन के मौलिक शासन में मौलिक अधिकार राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जो है तो मतलब लोगों के लिए ऐसी सारी चीजें प्रोवाइड करवाएं, ये उसका जैसे हमारा अभी फंडामेंटल राइट्स होता है वो इस तरह से एक फंडामेंटल राइट्स ये राज्य का है, ठीक है, राज्य की जो शासन है उसका है। अगला क्वेश्चन है, चले अगला क्वेश्चन 41 है। चूंकि पूर्णतः असंभव है, क्या बोल रहा है, चूंकि पूर्णतः असंभव है कि एक सेकेंड रुकना है, लाइट नहीं है आज, तो चलिए बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है, चूंकि पूर्णतः समानता असंभव है, भारतीय संविधान का डैश डैश समानता के अधिकार और उचित वर्गीकरण के अधीन कानून को समान संरक्षण से संबंधित उचित वर्गीकरण के अधीन समान सुरक्षा।
कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष एक समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 14 बोलता है। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? कानून के मतलब विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो आर्टिकल, ये आंसर तो इसका होगा 14, मतलब आर्टिकल डी, सॉरी ये वाला क्या हो जाता है पता नहीं इसका क्या हो जाता है। आर्टिकल जो देखो, विधि के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण का अधिकार, विधि भारतीय संविधान के विधि के समक्ष, विधि के समानता, अधिकार एवं उचित, देखो ये लिखा है विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष अरे कानून के समान संरक्षण, अरे यार ये लिखा है, ठीक है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। तो मैं बताती हूँ, देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता दो होते, एक विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, ये इस मतलब इसमें दो प्रकार। अब इसमें क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मतलब है यह ब्रिटेन, ये कहाँ, पहले बात ये कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से ली गया? अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये क्या बोलता है? इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, सभी के लिए एक जैसा कानून, सभी के लिए एक जैसा कानून, हर कोई साधारण अदालत के अधीन है। ठीक है, सभी के लिए समान कानून। अरे यार ये तो बिल्कुल आज परेशान करने लगा फिर से, पता नहीं इसको क्या हो जाता है भाई। सभी के लिए समान कानून, अरे यार, और ऐसे इसमें के लिए, अरे यार पता नहीं ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कोऑपरेट करिएगा। जैसे विधि के समान समानता का मतलब सभी के लिए समान कानून और विधियों के समान संरक्षण से मतलब है यह अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना। क्या है? जो समान, जैसे कि कोई व्यक्ति, सपोज कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ता है तो एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, तो अगर 25,000 का उसके ऊपर चालान बैठेगा तो किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा? 10,000 वाले के ऊपर ना। तो वही यही बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति है तो उसको देख करके उसके ऊपर आप चालान, मतलब हमारे को जितने हैं तो उन ऐसा नहीं है कि आप बड़े वाले को देख के आप चालान नहीं, सबको आपको देख के आपको इक्वली लेके चलना पड़ेगा, एक तरह से इक्वली। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 14 इसके आर्टिकल और विधि के मैंने बता दिया, एक विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून समान है, और विधि के समान संरक्षण का, इसका मतलब कि समान परिस्थिति और परिस्थितियां कोई भी हो उसके लिए जो लॉ होगा दोनों के लिए सेम होगा। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? मैंने आपको बताया था कि वही ई से इक्वालिटी होता है, पी से प्रोबेबिलिटी होता है, छुआछूत। राज्य और नागरिकों को किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक, ये आर्टिकल मैंने 15 में मैंने आपको अच्छे से ये चीज पढ़ा। 15(1) में क्या कहते हैं? राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है? किसी भी नागरिक केवल उपरोक्त आधारों पर दुकानों, मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति को होटल या फिर आप किसी होटल, भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन, जैसे कुआं, तालाब, सड़कों पर आप किसी को उसकी जाति के आधार पर आप उसको रोक नहीं सकते वहां जाने से। ठीक है, और अब 15(3) में क्या लिखा है? बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 15(3) में लिखा, किसमें लिखा है? 15(3) में लिखा है। और 15(4) में क्या लिखा है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, SC और ST है, उनके विकास के जो विशेष प्रावधान है उसका अधिकार दिया है। ठीक है,
और इसी का एक ऑप्शनल भी है जो 6 है, सामान्य वर्ग जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण है वो किसमें लिखा है? 15(6). फिर से एक बार बता दें, देखो 15 ए में क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति इसके साथ आप जाति, लिंग, मूल, धर्म इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक? मतलब वो इस जाति का है इसके लिए, या फिर इस वंश का, जैसे मैं हिंदू हूँ धर्म, इसके बेस पर आप नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरी 2 में क्या लिखा है? जो सार्वजनिक प्लेस है, जैसे मंदिर हो गया, होटल हो गया, सही सड़क हो गई, या कोई मतलब भोजनालय रेस्टोरेंट हो गया, कोई ये क्या बोलते हैं मार्ट हो गया, डी मार्ट, मतलब ये सब चीजें ये सार्वजनिक प्लेस है। तो आप इनको किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या फिर उसकी मतलब कास्ट वोस्ट के आधार पर आप उसको वहां जाने से रोक नहीं सकते, ठीक है? वो तो अगर आप ऐसा करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है? 15(3) क्या कहता है? 15(3) क्या कहता है? जो मतलब महिलाओं, मतलब वुमेन्स और जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है? उनके लिए कानून पर बनाने की मतलब कुछ विशेष प्रावधान है और कानून बनाने की छूट भी है, ठीक है? 4 में क्या बोलते हैं? जो SC ST है उनके जो ST SC, तो उनके जो, जैसे अब ST SC में जैसे आपको पता है पहले जो वो ओबीसी, मतलब ओबीसी कहते हैं जनरल, और ये मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे, ये बहुत मतलब ऐसे ST SC वालों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता था। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं सब चीजों को मतलब ST SC वाले लोगों को भी आगे लाने के लिए इसको मतलब बनाया गया है। तो ST SC के लिए प्रावधान है आर्टिकल 15(4) और 15(5) में लिखा है। ST SC के लिए जो क्या बोलते हैं निजी सहायता, मतलब जो रिजर्वेशन ST SC का, तो वो लिखा है 15(4)(5) में, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो रिजर्वेशन है वो 15(6) में लिखा है, ठीक है? 15(6) में क्या किसका लिखा है? 15(6) में लिखा है, ठीक? आज अब मैंने ये लिखवा भी चुकी, इसीलिए मैं इसको लिखूंगी नहीं। बाकी ई पाउट ओ से अपॉर्चुनिटी, जैसे सभी को मतलब जो रोजगार सभी को मिलना चाहिए। ओ से मतलब ओ से अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी चीजों के, सभी व्यक्ति को समान रोजगार या फिर समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है? ये आर्टिकल 16 में। अगला चले, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? अंतरिक्ष में इस मतलब जो प्रवेश करते हैं तो उल्का पिंड किस वायुमंडल, मैंने आपको कल बताया था कौन कितने मंडल होते हैं, 5 मंडल होते हैं। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, इसके बाद होता है आयनोस्फीयर, इसके होता है बायोस्फीयर, ठीक है? इसके बाद क्षोभ मंडल ये सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी से ऊंचाई जाने पर, मतलब हर 15 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है? 0 से और इसकी 30 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। सॉरी 18 किलोमीटर तक ऊंचे, 30 किलोमीटर तो उसके दूसरी वाली के 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत जो है 0 से मतलब 12 से लेकर 0 से 30 किलोमीटर के ऊपर ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। मतलब ओजोन जो संरक्षण है तो वो कितने 0 से 30 किलोमीटर के ऊपर ओजोन लेयर, ठीक है, वो क्या करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन, अभी मैंने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, अब मुझे सिर्फ मॉक रिवीजन करना, आप भी रिवीजन करो। और क्या बोलते हैं इसके लिए कौन सा मॉक ड्रिल होता है, ये मुझे आप कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? और दूसरा होता है समता, जो जैसे जो हमारे प्लेन वगैरह ये सारी चीजें कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, आर्गन है। इसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? इसके बाद आता है समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। वही ओजोन वाला इसका काम होता है, ओजोन परत का क्षरण को रोकना। इसके बाद आता है मध्य मंडल, ऊंचाई 50 किलोमीटर तक। इसका टेम्परेचर, ये जो है इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जैसे देखो पहले ऊपर जा रहा है कम होता है, फिर बीच वाले में ज्यादा रहता है, फिर जो मतलब जो मध्य मंडल है उसमें बहुत मतलब माइनस में टेम्परेचर रहता है, -2 डिग्री, -20 डिग्री, -90 डिग्री, ऐसा करके बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। इसके बाद आता है तापमंडल, जैसे जब वायुमंडल मतलब जो अंतरिक्ष से जैसे जो उल्का पिंड गिरते हैं तो ऊपर से इतना घर्षण रहता है कि वो जलते हुए आते हैं, परंतु वहां इतनी ठंडी रहती है कि वो ऑटोमेटिक उनको मतलब एक तरह से वो वहीं बुझ जाते हैं। इसीलिए वो कहाँ बुझते हैं? तो क्वेश्चन यही पूछा था कि अंतरिक्ष में प्रवेश होने वाला उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं, सॉरी बुझ जाते हैं। तो बुझते कहाँ है? तो वो मध्य मंडल में बुझते हैं, ठीक है? और जलते कहाँ बता रही हूँ, इसके बाद समताप आयन मंडल, वही 80 से 400,
यह ताप तेजी से बढ़ाता है, रेडियो तरंग इस परावर्तित होकर वापस धरती पर आ जाती है। मतलब जो भी जो हमारे जैसे ये टीवी उवी जो भी सैटेलाइट्स वगैरह है तो वो कहाँ है, कहाँ पर स्थापित है, तो वो सारे आयन मंडल में स्थित है। इसके बाद वायुमंडल वही 400 किलोमीटर जितना भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस परत में जो उल्का पिंड है तो वो जलने लगता है, तो वो होगा मध्यमंडल में। किसमें होगा? मध्यमंडल में। ठीक, चले आगे, अगला क्वेश्चन है। देख लो, यही मध्यमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर माइनस में टेम्परेचर, ठीक है, ठंडा, अरे यार कोल्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात? मैंने बताया था कहाँ कैसे होते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमेशा होते हैं। चक्रवात कहाँ आएगा? जहाँ लो प्रेशर बनेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस मतलब पानी का मतलब थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, पानी वाला स्पेस होना चाहिए। तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो जो लो प्रेशर जहाँ बना रहेगा वहां से जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं, वो हाई प्रेशर की हवाएं उसके आसपास मंडराने लगेंगी, कोरियोलिस बल लगेगा, उसके कारण ही चक्रवात आता है। क्वेश्चन का पूछा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित किस क्षेत्र में उत्पन्न? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में, तो यही होगा। कहाँ, कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और भूमध्य सागर। भूमध्य सागर प्रशांत महासागर नहीं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अटलांटिक महासागर नहीं, भूमध्य सागर, अरब सागर और हिंद महासागर नहीं। ठीक, क्या होगा? बंगाल की खाड़ी है, ये भी लिखा है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्री तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय जहां मतलब ना तो ज्यादा बहुत ठंडी रहती है ना ज्यादा बहुत गर्मी रहती है, ऐसे वाले क्षेत्र में स्थित बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इन्हें जन्म देते हैं। और देख लो, उच्च पर्वतीय जहां समुद्री जल 26 डिग्री से अधिक वाले क्षेत्रों में, हिंद महासागर प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करता है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मिट्टी का कलर होता है, जैसे आप देखते हो लेटेराइट मिट्टी, हम पूछते हैं सोलेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, मृदा मिट्टी, रेगोनेट मिट्टी, ये सारी मृदा का जो कलर होती है, इसको कौन मतलब एक तरह से कंफर्म करता है कि ये इस वाले का कलर में जाएगी? तो एक तरह से जिसमें मिट्टी, अब जिसमें जैसे पोटेशियम ज्यादा पाया जाएगा तो वो मिट्टी कैसी रहेगी? वो थोड़ी सी लाल लाल टाइप की मिट्टी रहेगी। जिसमें चूना पत्थर थोड़ा ज्यादा रहेगा वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट टाइप की जाएगी, भूरी भूरी टाइप में रहती है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, लैगूर, जिसमें कपास होती है, वो कहाँ महाराष्ट्र में होती है, जिसे लैगूर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के रंग, बनावट और रासायनिक गुणों को खनिज और सामग्री के परिणाम को निर्धारित करती है? ये निर्धारित करती है मूल चट्टान। कौन करती है? मूल चट्टान। यही भाई, चट्टान ही तो टूटती है, देखो चट्टान ही टूटती है। सबसे पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े टूटे, वो और छोटे छोटे में और बनेंगे, तो वो जाके मिट्टी बन जाते हैं। तो चट्टानों से ही तो मिट्टी तो किससे बन रही? चट्टानों से ही बन रही है। तो इसको कौन, स्थानीय बनावट, भूरूप नहीं, जलवायु नहीं, जलवायु ऐसे उसको बनाने में हेल्प करता है, ये सिर्फ हेल्पिंग है। ठीक है, ये हेल्पिंग है। जैसे हवा के द्वारा उसको उड़ा के ले गए, फिर वो एक दूसरे से घर्षण की तो फिर बनी, और कुछ समय के बाद तो वो किसी मूल चट्टान से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आय का न्याय संगत वितरण, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कमी। इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि। कुल आय की स्थिर या कम हो जाए और जनसंख्या बढ़ती जाए, जैसे इनकम फिक्स हो जाए और प्रति व्यक्ति आय घटती जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय में गिरावट प्राथमिकता कारण का अच्छा वर्णन क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी में कमी की, प्रति व्यक्ति आय घटा सकते हैं, लेकिन यह मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय, आंख की परितालिका और श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? मैंने आपको बताया था मांसपेशियां कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे चिकनी मांसपेशी, सॉरी, कितनी प्रकार की होती है? तो अरे देखो, 3 होती है, एक कार्डियक होती है, एक स्केलेटन होती है, एक स्मूथ होती है। कार्डियक कहाँ पाई जाती है? हृदय पेशी। एक ये हृदय पेशी कहाँ पाई जाती है? हार्ट में पाई जाती है। कंकाल पेशी, स्केलेटन मतलब हड्डियों में। ठीक है, और चिकनी पेशी मतलब स्मूथ होती है, चिकनी मतलब जहां पास जो अंतर, जैसे लीवर वगैरह है, ऐसी चीजों में पाई जाती है। ठीक है, बहुत स्मूथिंग ऐसी चीजें होती है। और ये इसमें ये क्या बोलते हैं,
इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है। इसमें कितनी होती है? मल्टी न्यूक्लियस। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या बता सकती हूँ, बस हार्ट, हड्डियां ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ से एक हड्डी से दूसरे हड्डी या हड्डी से ये जो स्किन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पास अगर पूछे कौन सी मतलब मांसपेशियां पाई जाती है, तो वहां पास कंकाली मांसपेशियां पाई जाती है। कौन सी मांसपेशियां पाई जाएगी? कंकाली पेशी। दो हड्डियों को कहाँ जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसे लिगामेंट बोलते हैं। हमारा ब्लड कहाँ बनता है? वो बोन मैरो में बनता है। और आरबीसी की कब्र किसे होते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है? स्मूथिंग मसल्स में। गर्भाशय, स्मूथ ऑलरेडी लिखना, चिकनी गर्भाशय में आंख की परतलिका मतलब ये जो पुतली उतली होती है, वहां श्वसन की किस प्रकार की मांसपेशियां, श्वसन मतलब फेफड़े में, लंग्स में कौन सी प्रकार की पाई जाएंगी? स्मूथिंग। जैसे हम ऐसे सांस लेते हैं तो हमारे सांस फूल भी रही है, पचक भी रही है, तो ऐसे वो चल भी रही है, स्मूथ आना जाना, मतलब लचीलापन उसमें है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आज मैं 15 क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, किसी वस्तु की गति डैश डैश है यदि उसका वेग स्थिर है। अरे ये बहुत छोटा, किसी वस्तु की गति असमान है, समान है, केवल धीमे, केवल त्वरण। तो क्या होगा? किसी वस्तु की गति त्वरण है यदि उसका वेग स्थिर, अगर उसका वेलोसिटी फिक्स है तो वो गति कैसी होगी? एक समान त्वरण होगा। ठीक है, एक समान त्वरण। समय के साथ परिवर्तन की दर को मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय। अरे यार, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। एक इसी को डेल्टा V अपॉन टी भी कहेंगे। ठीक, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। एक सेकेंड, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी भी कहते हैं। ठीक, त्वरण। और एक समान गति किसे कहते हैं? जैसे एक क्वेश्चन क्या है, जैसे भी पूछ रहा, एक समान गति के तो किसे बोलते हैं हम? जैसे देखो, ये कोई सर्कल है। ठीक है, कोई व्यक्ति चल रहा है एक सेकेंड है, नहीं, हाँ, तो देखिए ये एक कोई व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, वो चल इस भी दिशा में रहा। अब जैसे मान लो वो इधर आ रहा है तो वो इस डायरेक्शन में है, वो इधर आया तो इस डायरेक्शन में, वो इधर, तो वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। ठीक है, परंतु जो उसकी स्पीड है, क्या है? जो उसकी स्पीड है, क्या स्पीड, क्या रहे? स्पीड जो है वो फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। अरे फिक्स हो, क्या हो? स्पीड जो है वो फिक्स हो, उसी को हम बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? ये है कथक। किससे है? कथक। ठीक है, और इसमें हम गीत गा के, जैसे किसी कविता को, किसी भी गाना को, उसे स्पष्ट रूप से मतलब डांस के थ्रू प्रकट किया जाता है कथक में। ठीक है, ये याद रखना। बाकी अगर प्लीज सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल। बाकी अब क्वेश्चन की क्वांटिटी में बढ़ाऊंगी, प्लीज लगे रहो, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। देख रहे हो हर दिन नया न्यूज आता है कि आज ये वेंडर चेंज हो रहा है, आज ये वेंडर चेंज हो रहा है, तो आप लोग कोशिश करते रहो। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट, कुछ आपको नया इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और लगे रहो। थैंक यू, मिलते हैं कल। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.